ये तेहरान है। अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। अबू तुराबी फर्द ने ज़ायोनी शासन को संकट पैदा करने वाला बताया है। जनरल इस्माइल कनानी ने कहा है कि हमास ने अल-अक्सा ऑपरेशन अंजाम देकर बड़ा कारनामा किया है। गजा में इंडोनेशियाई अस्पताल पूरी तरह से बंद हो चुका है। अशफा अस्पताल में सुरंग का कोई भी सबूत नहीं मिला। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। तेहरान के इमाम जुम्मा ने ज़ायोनी शासन को संकटों की जननी बताया है। हुज्जतुल इस्लाम अबू तुराबी फर्द का कहना है कि अवैध ज़ायोनी शासन न केवल मध्य पूर्व में बल्कि पूरी दुनिया में संकट उत्पन्न करने का कारण है। सैयद मोहम्मद हसन अबू तुराबी फर्द ने गजा को इस्लाम और फिलिस्तीन का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से ये अवैध शासन फिलिस्तीनी क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों की हत्याएं कर रहा है, जिसमें ईसाई भी शामिल हैं। उसने बलपूर्वक फिलिस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। तेहरान के इमाम जुमा के अनुसार ये सब कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के खुले समर्थन के कारण संभव हुआ है। आज भी अमेरिका उसी का समर्थन कर रहा है। ईरान की इस्लामी क्रांति के संरक्षक बल IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर ने अपने एक महत्वपूर्ण संदेश में कहा है कि फिलिस्तीनियों ने यह साबित कर दिया है कि अवैध ज़ायोनी शासन मकड़ी के जाल से भी ज़्यादा कमज़ोर है। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कनानी ने फिलिस्तीन के इस्लामी आंदोलन हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड के कमान को एक संदेश में लिखा है कि उन्होंने अल-अक्सा तूफान अभियान अंजाम देकर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इससे अवैध ज़ायोनी शासन की कमजोरी साफ उजागर हो गई है और यह साबित हो गया है कि उसे आसानी से पराजित किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री आज सुबह तेहरान वापस लौट आए। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने मानवाधिकार संगठनों, मानवीय सहायता संगठनों और जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के वरिष्ठ अधिकारियों, मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं से गजा के मामले में बातचीत की। ईरान के विदेश मंत्री ने इस दौरे के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष से भी मुलाकात की। इन सभी मुलाकातों और बैठकों में ईरानी विदेश मंत्री ने ज़ायोनी शासन के बर्बर हमलों, गजा और वेस्ट बैंक के निवासियों, नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। ईरान में फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास के प्रतिनिधि ने तेहरान के मेयर द्वारा फिलिस्तीन के बेघर लोगों के समर्थन में अपनाई गई नीति की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि गजा को मानवीय सहायता की ज़रूरत है। खालिद कदूमी ने गुरुवार को राजधानी के प्रबंधकों के एक सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इस मौके पर सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, गजा में अवैध आतंकी इस्राएली शासन के साथ जारी युद्ध को 41 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में इसराइल के पाशविक हमलों में गजा के पुरुष, महिलाएं और खासकर बच्चे शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का हत्यारा इस्राएली शासन अपने अवैध अस्तित्व की स्थापना से लेकर अब तक 75 वर्षों से लगातार फिलिस्तीनी जनता पर अत्याचार करता आ रहा है, लेकिन प्रतिरोध के जियालों द्वारा अल-अक्सा तूफान नामक एक ऑपरेशन ने उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इस्राएली सेना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अपील, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव आदि को मानने को तैयार नहीं है। लगातार वो मानवाधिकारों को अपने पैरों तले रौंद रही है। इसी बीच गजा से मिलने वाली जानकारी के अनुसार यहाँ पर इंडोनेशियाई अस्पताल की सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है।
दूसरी ओर अल अहली अस्पताल की आतंकी ज़ायोनी सेना ने पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है। गजा के अस्पतालों पर अवैध आतंकी ज़ायोनी शासन का आक्रमण जारी है। इंडोनेशियाई अस्पताल में काम पूरी तरह से रुक गया है, जबकि अल अहली अस्पताल को घेर लिया गया है। इंडोनेशिया अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर आतिफ अदवान ने बताया है कि अस्पताल में काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। एक अमेरिकी चैनल का कहना है कि अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नीचे सुरंग नेटवर्क होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। अल शिफा चिकित्सा परिसर में हमास द्वारा बनाई गई सुरंगों के होने के बहाने अवैध आतंकी इस्राएली शासन ने अस्पताल को एक सैन्य बैरक में बदल दिया है। वह उस पर बर्बरतापूर्ण जमीनी और हवाई हमले जारी रखे हुए है। अमरीकी चैनल CNN ने गुरुवार को बताया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे इस्राएली सेना द्वारा सुरंगों के नेटवर्क की खोज का कोई सबूत नहीं मिला है। CNN ने बताया कि लगभग 3 सप्ताह पहले इस्राएली सैन्य प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि अल शिफा अस्पताल में हमास के सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो कि गलत सिद्ध हुआ। गजा युद्ध रुकवाने का समर्थन करने वालों की अमेरिका में धरपकड़ तेज हो गई है। अमेरिका की पुलिस ने उन 10 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है जो गजा युद्ध रुकवाने की मांग कर रहे थे। गार्डियन समाचार पत्र के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सैन फ्रांसिस्को पुल के एक हिस्से को रोककर प्रदर्शनकारियों ने सैन फ्रांसिस्को पुल के एक हिस्से को रोक लिया था और वहां पर वे प्रदर्शन कर रहे थे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो विश्व नेताओं से गजा युद्ध को रुकवाने की मांग कर रहे थे। गजा वासियों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले अपने हाथों में बैनर लिखे हुए थे, जिन पर लिखा था कि जातीय सफाई को बंद किया जाए। दावा यह किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने मानव जंजीर बनाकर वाहनों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। रिपोर्टों में बताया गया है कि जिस मार्ग को फिलिस्तीनियों के समर्थक प्रदर्शनकारियों ने अवरुद्ध किया, उस पर प्रतिदिन बहुत अधिक संख्या में वाहन गुजरा करते हैं। ज्ञात रहे कि अमेरिका में इस प्रदर्शन के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों के विभिन्न नगरों में इसराइल के अत्याचारों के विरुद्ध और फिलिस्तीनियों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस प्रकार के सारे ही प्रदर्शनों में गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की जा रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही अवैध ज़ायोनी शासन गजा पर अपने हमले जारी रखे हुए है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों फिलिस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं। नेटो के महासचिव ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यूक्रेन युद्ध अपेक्षा से अधिक कठिन सिद्ध हुआ है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव के अनुसार पश्चिम के खुले समर्थन से यूक्रेन युद्ध जारी है, किंतु हालात से पश्चिम अब इसमें बहुत बेबस दिखाई देने लगा है। नेटो के महासचिव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि यूक्रेन युद्ध की ज़मीनी हकीकत बहुत ही जटिल हो चुकी है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं गजा युद्ध से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश, ईरान और तुर्कमेनिस्तान ने संबंधों के विस्तार पर दिया बल और भारत नियंत्रित कश्मीर में झड़पें। तो सबसे पहले गजा युद्ध से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश। मानना है कि मानवाधिकारों के मुद्दे को राजनीतिक लक्ष्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने तथाकथित मानवाधिकारों के बारे में कनाडा के प्रस्ताव की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान की प्रतिनिधि ने राजनीति से प्रभावित कनाडा के प्रस्ताव की निंदा की और ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में पेश किए गए इस प्रस्ताव का विरोध किया। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी रविश जैदी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की तीसरी समिति ने ईरान में मानवाधिकारों पर एक नए प्रस्ताव को ऐसी हालत में मंजूरी दी है कि जब इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वालों की संख्या विरोध में मतदान करने वालों और अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की तुलना में कम थी। इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ कनाडा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को बुधवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की तीसरी समिति ने मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 80 देशों ने वोट डाले जबकि 29 देशों ने विरोध में वोट डाले और मतदान के समय 65 देश अनुपस्थित थे। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि दुनिया के 94 देश इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। इस प्रस्ताव का मुख्य फोकस ईरान में पिछले साल हुए दंगे थे और इसमें दावा किया गया था कि ईरान में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा कनाडा के बारे में है, जो हर साल ईरान के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पेश करता है। कनाडा एक ऐसा देश है जिसका मानवाधिकार के क्षेत्र में काला रिकॉर्ड रहा है। ईरान के मानवाधिकार मुख्यालय ने कनाडा की इस कार्रवाई के जवाब में एक बयान जारी किया और कहा कि 2021 में कनाडा में 34,200 से अधिक बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाती है। यही नहीं, कनाडा की जेलों में लगभग 50% महिलाएं स्थानीय महिलाएं हैं जो काल कोठरियों में अधिक समय बिताती हैं और रिहाई के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करती हैं। कनाडा की 27.3% बेघर आबादी महिलाओं की है, जबकि हर रात 6,000 महिलाएं, जिनमें ज्यादातर बच्चों के साथ होती हैं, आपातकालीन आश्रयों में शरण लेती हैं। 96% बेघर महिलाओं ने किसी न किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न, चोरी, अपमान और धमकियों का सामना किया है। ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की तीसरी समिति में कनाडा और पश्चिमी देशों की कार्रवाई ऐसी स्थिति में है कि जब दुनिया गजा की जनता, खासकर बच्चों और महिलाओं के खिलाफ ज़योनी शासन के नरसंहार और युद्ध अपराधों को पिछले 40 दिन से अधिक समय से देख रही है। इन सब के बावजूद गजा में मानवाधिकार के संबंध में चिंताओं की कोई खबर नहीं है और अपराधी ज़योनी शासन को हर तरह की छूट हासिल है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के मानवाधिकार मुख्यालय के बयान में इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि दुर्भाग्य से मानवाधिकारों का पहले से कहीं अधिक राजनीतिकरण किया गया है और इस बारे में दोहरे मापदंड और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण दुनिया में फैले हुए हैं। गजा पट्टी में ज़योनी शासन के व्यापक अपराध, जो एक तरफ मानवता के विरुद्ध अपराधों, युद्ध अपराधों, नरसंहार और नस्लीय व जातीय सफाई की निशानी है, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकारों के मुद्दे पर चयनात्मक और पक्षपातपूर्ण नीतियों का मुंह बोलता सबूत है। और अब रुख करते हैं ईरान और तुर्कमेनिस्तान के संबंधों के विषय की ओर। ईरान और तुर्कमेनिस्तान ने संबंधों के विस्तार पर बल दिया है। रेल, पारगमन और परिवहन, सीमा बाजार, दोनों देशों के बीच गैस और बिजली का स्थानांतरण, व्यापार और निवेश, बैंकिंग और वित्तीय मुद्दे उन मुद्दों में शामिल हैं जो ईरान और तुर्कमेनिस्तान के आर्थिक सहयोग के लिए 17वें संयुक्त आयोग के एजेंडे में हैं। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी। ईरान और तुर्कमेनिस्तान का 17वां संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग 17 नवंबर को इश्काबाद में आयोजित हुआ, जो 18 तक चलेगा। इस्लामी गणतंत्र ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री मेहरदाद वजरपाश ने देश के कार्यकारी निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग के संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लिया। दोनों देशों का 16वां संयुक्त आर्थिक आयोग 2 साल पहले तेहरान में आयोजित किया गया था। रेल, पारगमन और परिवहन, सीमा बाजार,
दोनों देशों के बीच गैस और बिजली का स्थानांतरण, व्यापार तथा निवेश, बैंकिंग और वित्तीय मुद्दे उन मुद्दों में से हैं जो ईरान और तुर्कमेनिस्तान के आर्थिक सहयोग के लिए 17वें संयुक्त आयोग के एजेंडे में शामिल हैं। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जमीनी सीमा ईरान से मिलती है। ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच 4 जमीनी सीमाएं मिलती हैं जो लगभग 900 किलोमीटर लंबी हैं, जबकि दोनों देशों के बीच 300 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमाएं भी हैं। एक और मध्य एशियाई देशों को फारस की खाड़ी और यूरोप के पानियों से जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में ईरान की भौगोलिक स्थिति और दूसरी ओर मध्य एशियाई देशों और चीन के प्रवेश द्वार के रूप में तुर्कमेनिस्तान की पोजीशन दोनों देशों के विशेष और रणनीतिक स्थान को बताती हैं। तुर्कमेनिस्तान की आज़ादी के बाद से ही ईरान और तुर्कमेनिस्तान के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। इन संबंधों को कुछ साल पहले ही ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों तथा गैस के बकाए की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद ईरान की वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच विभिन्न राजनीतिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। पिछले वर्ष ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच व्यापार लगभग $490 मिलियन का था, जिसमें $460 मिलियन ईरान का निर्यात था और लगभग $29 मिलियन तुर्कमेनिस्तान से आयात था। तेहरान का कहना है कि उसका इरादा दोनों देशों के बीच व्यापार को $3 अरब तक पहुंचाने का है। पिछले वर्ष इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता अयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्दी मोहम्मदोव और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान संयुक्त सहयोग आयोग को सक्रिय करने की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की सरकार की नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को विस्तार करने पर आधारित है। स्पष्ट सी बात है कि सांस्कृतिक और धार्मिक समानताएं, लंबी सीमाएं और आर्थिक क्षमताओं की वजह से ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच दीर्घकालिक सहयोग का आधार बना है। इस्लामी गणतंत्र ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग पर 17वें संयुक्त आयोग के आयोजन से दोनों पक्षों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा मिलने की आशा की जा रही है। और अब रुख करते हैं भारत का। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। भारत नियंत्रित कश्मीर में ताज़ा झड़पों में कई अलगाववादी छापामार मारे गए हैं। और भी अन्य विषयों के साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के एक निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 5 अलगाववादी छापामार हताहत हुए हैं जो स्थानीय थे। पुलिस ने इस हवाले से जो जानकारी दी है उसके अनुसार इस क्षेत्र में अलगाववादी छापामारों का एक जत्था छुपा बैठा था, जिसकी सूचना पाते ही सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र का घेराव किया और तलाशी अभियान आरंभ किया, जिसके बीच घेरे में आए इन अलगाववादी छापामारों से कहा गया कि वो आत्मसमर्पण करें, परंतु उन्होंने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसका उत्तर सुरक्षा बलों ने भी दिया। इस तरह एक मुठभेड़ आरंभ हुई जो काफी समय तक जारी रही। इस मुठभेड़ में 5 अलगाववादी छापामार हताहत हुए, जिनके नियंत्रण से भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया गया। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने कहा है कि वो अलगाववाद और आतंकवाद को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ उन्होंने जीरो टॉलरेंस का जो वादा किया है उस पर वो आज भी कारबंद है। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद मुक्त देखना चाहते हैं और इस हवाले से लोगों का
उनका समर्थन काबिल-दीद है। सुरक्षा बलों ने कहा कि जिस तरह से लोग उनकी सहायता कर रहे हैं, उससे ये बात सिद्ध हो गई है कि यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं और जो भी शांति में बाधा डालने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध जबरदस्त एक्शन की जाएगी। इस बीच वक्फ की अध्यक्षा दरख्शां इंद्राबी ने श्रीनगर में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के हवाले से जो तमीर तरक्की के योजनाएं लाई हैं, उससे जम्मू कश्मीर को काफी ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर अलगाववाद और आतंकवाद से जूझ रही थी, लिहाजा इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से जो स्थिति में सुधार आया है वो देखने के काबिल है। उन्होंने कहा कि अब वो लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं जो कभी उनका समर्थन किया करते थे। उनका सीधा इशारा विपक्षी दलों की ओर था। इस अवसर पर दरख्शां इंद्राबी ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, पिछले 30-35 साल से हमें ये यहाँ पे सिर्फ नौजवानों के हाथों में गन था, उससे हमारी एक जनरेशन खत्म हो गई। और जब गन अब धीरे धीरे गन कल्चर खत्म हो गया तो हमारे सामने अब ड्रग आ गया। हालांकि ये पहले ही हमारे रूट्स में आ चुका था, लेकिन हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हम यही आए दिन देखते थे कि हमारे बच्चों के हाथों में कंकर हैं, पत्थर है, वो पथराव करते हैं। तो हमारे लोग उसी में रहते थे कि ये पथराव कर रहे हैं और जहाद कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के और हमारे लोगों ने, हमारे जो बड़े लोग थे, जो लीडर्स खुद को कहते हैं, उन्होंने हमारे नौजवानों के रगों में जो नशे की लत डाली है, उससे न वो घर के रहे न वो घाट के रहे। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर। और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।